हेलो, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित कुछ अधिकारों की चर्चा की थी और उसमें से कुछ शेष रह गया था, तो उसकी चर्चा हम आज करेंगे। जहाँ तक आपको याद होगा, हमने उसमें चर्चा किया था प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री, जिसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात थी, मंत्रिपरिषद की। बेसिकली हमने इसको जिक्र किया था कि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिकी जो उत्तरदायित्व हैं उनको पूरा करने के लिए सलाह और सहायता प्राप्त करता है। किससे? मंत्री परिषद से। तो एक चीज़ यहाँ ये आप क्लियर हो जाए कि यदि कोई आपसे सवाल पूछता है कि राष्ट्रपति किसकी सहायता या सलाह से काम करता है, तो आपका आंसर होगा मंत्री परिषद। ध्यान रखिए, आंसर प्राइम मिनिस्टर या मंत्रिमंडल नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। इसके अपॉइंटमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में है। ये जो चीज़ है यह अनुच्छेद 74 में है। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो जिक्र है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होगा 74। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं 75 पे, जहां प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों के नियुक्ति की बात है। इसमें 2003 में एक संशोधन किया गया, जिसको हम बोलते हैं 91st संशोधन, संविधान संशोधन। और वाजपेयी सरकार के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और अच्छे निर्णय लिए गए, उसमें से एक संशोधन ये था जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति जिस मंत्रिपरिषद को शपथ दिलवाएगा उसकी जो टोटल संख्या होगी वह 15% होगी। किसकी? जो लोकसभा के सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्यों की जो टोटल संख्या है उसके 15% से अधिक की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। और इसका जानते हैं कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब गठबंधन की सरकारें बनने लगी, एक बार लालू जी ने सरकार बनाई थी गठबंधन की शुरू में, उसमें मुझे याद आ रहा है 79 मिनिस्टर थे। बताइए, नेहरू जी की जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें 11 लोग थे। उस समय 11 लोगों से देश चल जाता था, लेकिन सबको खुश करने के चक्कर में इन्होंने 100 के आंकड़े को छूना शुरू किया। तो उस पर एक क्या कहते हैं, एक लिमिट लगाने की जरूरत थी, जो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है जो अपॉइंटमेंट को लेकर के है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कह सकते हैं नियुक्तियां और दूसरी नियुक्तियां, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को छोड़ करके। तो पहली नियुक्ति है वह है राज्यपाल। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? उनको नियुक्त करता है हमारा प्रेसिडेंट। और ये भी संविधान की परिभाषा में ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, उसकी कृपा जब तक बनी रहती है ये बने रहते हैं, अन्यथा ये 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या है,
तो आप कहेंगे कि वह उसमें दी ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ संविधान की अपनी शब्दावली है और आपको उसके अनुसार चलना होगा। दूसरी जो यह नियुक्ति करता है जिसका संबंध कार्यपालिका से है, वह है कि इसी में 76 एक अनुच्छेद है जिसमें एजी जिसको बोलते हैं महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में, और इसकी नियुक्ति और इसकी जो सैलरी होती है, रेम्युनरेशन, यह प्रेसिडेंट तय करता है और यह व्यक्ति भी जो महान्यायवादी नियुक्त होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ध्यान रखिए यह मूलतः क्या है, एक कानूनी पोस्ट है, यह कानूनी सलाह देता है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन महान्यायवादी जिसे हम एजी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल इज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो महान्यायवादी की यह नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। तीसरी जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है उसको आप कह सकते हैं सीएजी, कैग जिसको बोलते हैं, सीएजी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 148 138वें आर्टिकल में। इसको रटिए मत, एक तो समझने की कोशिश कीजिए, रटिए मत, वो अपने आप आर्टिकल अपने आप याद हो जाएंगे। तो जो सीएजी है, कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और आइए, तो जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं और जो उसका चेयरपर्सन, मुख्य चुनाव आयुक्त और दो और होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार यदि आप यूपीएससी देना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, और मैं दुआ करूंगा कि आप लोग बने, तो जब आप आईएएस का एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आपको दिल्ली जाना होगा और दिल्ली में धौलपुर हाउस है। हर यूपीएससी देने वाले का ये सपना होता है कि वो धौलपुर हाउस जाए। मैं वहाँ से लौट चुका हूँ, यद्यपि फाइनली सफल नहीं हुआ। तो धौलपुर हाउस में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके भी चेयरपर्सन और जो मेंबर होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा आप आए तो कुछ कमीशंस हैं, कुछ आयोग हैं। अभी आपको केवल इनका नाम जानना है, क्योंकि सवाल ये पूछ सकता है आयोगों का नाम देकर के इसमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, तो आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी हम आयोग को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक फाइनेंस कमीशन है जिसको आप बोलते हैं वित्त आयोग, 280 में। तो वित्त आयोग की स्थापना भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार एससी, एसटी और ओबीसी के उनकी कंडीशन की जांच के लिए, उनके कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आयोग स्थापित करता है
SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए। तो इसको स्थापित करने का, गठित करने का जो काम है वो अभी प्रेसिडेंट के पास है। एक और चीज कि संविधान में कुछ एरिया को शेड्यूल्ड एरिया या जिसको अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं, शेड्यूल्ड एरिया, या जिसको बोलते हैं ट्राइबल एरिया। कुछ एरिया को शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया घोषित करने का अधिकार भी, कार्य भी किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति के पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो वह शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया भी घोषित करता है, उनके बारे में नियम कानून बनाता है। और साथ साथ एक और चीज, जो यूटीज होती हैं यानी संघ शासित प्रदेश। अभी हमने आपको कहा था कि जो राज्य के गवर्नर हैं, राज्यपाल, गवर्नर, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता ही करता है। यूटीज के जो प्रशासक होते हैं, जिनको हम अमूमन लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्लस एक प्रकार से वह सीधे इन लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के माध्यम से संघ शासित प्रदेशों पे शासन करता है, उनके लिए कानून और नियम निर्धारित करता है। तो ये वीडियो छोटा ही होना है, क्योंकि ये जो कमीशन है इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि एक में तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको याद ये रखना है कि कुछ कमीशंस हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी के सदस्य हैं, SC ST आयोग है, राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल एरिया है। ये सब नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे कि वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। ध्यान रखिए और फिर सोचिए, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 2003 में एक संशोधन आया था, वह संशोधन कौन सा था और किसके शासनकाल में आया था, जिससे यह तय किया गया कि जो मंत्रिपरिषद के, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसके जो सदस्यों की संख्या होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वह लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के, टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, ध्यान रखिए संसद नहीं, लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो भी काफ़ी लाभदायक होगा। थैंक यू वेरी मच।